स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ आगामी होने वाली यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा है तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से संबंधित एक सीरीज जो शुरू की है अपवाह तंत्र की, आज उसका यह नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भूगोल विषय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरएएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, कोई सा भी, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो। तो इन सभी राज्यों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज शुरू की गई है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की एक तो वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, और एक वो नदियां जो अरब सागर में यानी पश्चिम की ओर अपवहित होते हुए अपना जल विसर्जित करती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत, इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उन पर चर्चा करेंगे। इन नदियों में महत्वपूर्ण नदियों के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले अध्ययन, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, बढ़िया से समझते हैं। मैप को बनाइएगा, एटलस खोल के रखिएगा, और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ को IAS ज्योग्राफी बाबा ऐप, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला, महानदी। महानदी पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जब हम महानदी की बात करते हैं तो महानदी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। महानदी शब्द जो है दो संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, एक तो महा यानी महान और नाड़ी यानी कि नदी को लेकर, इन दो शब्द संस्कृत शब्दों को मिलाकर ही महानदी शब्द का निर्माण हुआ है। महानदी प्रणाली की अगर हम लोग बात करें, इस रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो महानदी बेसिन यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड राज्यों में हम लोग का इसका विस्तार दिखाई देता है। यह उत्तर भारत में मध्य भारत की पहाड़ी, दक्षिण यानी कि इस बेसिन का जो घेराव है, उस घेराव की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह भाग दिखाई देता है हम लोग को, मध्य भारत की पहाड़ियों से। दक्षिण और पूरब की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ दिखाई देता है, और पश्चिम में देखें तो हम लोगों को सतपुड़ा पहाड़ियों के अंतर्गत मैकाल रेंज से घिरा हुआ इस महानदी नदी का बेसिन क्षेत्र दिखाई देता है। जी हाँ, अब बात आती है कि इसका उद्गम कहां से होता है। इस नदी का उद्गम अगर हम लोग बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। रायपुर जिले में दंडकारण्य पठार में अवस्थित सिहावा पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है, और यह नदी उत्तर की ओर अपवहित होते हुए, फिर पूरब की ओर अपवहित होते हुए, और पूरब की अपवहित होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब इस नदी पर कुछ प्रमुख नगर हैं, जैसे धमतारी नगर, रायपुर नगर से ही यह उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। फिर यहीं ही संबलपुर नगर आपको दिखाई देगा, इसके मुहाने पर कटक, और जहां यह जल विसर्जित करती है यहीं ही पारादीप आपको दिखाई देगा। अब यह तो एक छोटे से तरीके से हमने देखा। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक मैप के माध्यम से, बड़े, जहां इसके अपवाह क्षेत्र को मैंने बिल्कुल राज्य स्तर पर दिखाया है। अगर आप लोग यह देख रहे हैं, यह भाग, यह वाला जो भाग अगर आप लोग देख रहे होंगे, यह भाग, ये भाग जो आप देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य की बाउंड्री दिख रही होगी आपको, और फिर इधर देख रहे होंगे तो यह वाला भाग उड़ीसा राज्य का आप लोगों को दिखाई देगा, यानी यह उड़ीसा और यह छत्तीसगढ़। आइए जरा अब बढ़िया से इसका अध्ययन करते हैं। यह रहा छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठारी क्षेत्र, जो कि दक्षिण में 7 जिलों को मिलाकर बना हुआ है, जिसका विस्तार दिखाई देता है। यहां सिहावा की पहाड़ी से इस महानदी का उद्गम होता है, और इसी पर ही धमतारी नगर अवस्थित है। यह नदी उत्तर की ओर अपवहित होते हुए जाती है, उत्तर की ओर अपवहित होते हुए यह
जब उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है तो इससे ठीक पहले रायपुर जिला पड़ता है, उस जिले की सीमा से ही यह उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है और फिर यह लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा पर बहती है। फिर उसके बाद यह पूरब की तरफ अपवहित होती हुई चली जाती है। फिर यह हीराकुंड बांध के समीप तेजी से दक्षिण की ओर अपवहित होती है और फिर अगर हम लोग देखेंगे तो यह पूरब की तरफ अपवहित होती हुई चली जाती है। अब अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे इस नदी पर एक वृहद बांध परियोजना है जिसका नाम है हीराकुंड, जो कि उड़ीसा में है। इसके दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि यहां महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है शिवनाथ नदी, जो इसमें अपना जल विसर्जित करती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में ही हसदेव नदी का उद्गम होता है और यह नदी भी अपना जल महानदी में विसर्जित करती है। फिर देखेंगे मांद नदी, यह नदी भी छत्तीसगढ़ राज्य से ही उद्गमित होती है और अपना जल महानदी में विसर्जित करती है। फिर देखेंगे इब नदी, यह उद्गमित तो छत्तीसगढ़ राज्य से होती है लेकिन अपना जल जो है यह उड़ीसा राज्य में जाके महानदी पर विसर्जित करती है। और अब यह बहुत तेजी से ढाल के साथ यहां आपको बहती हुई दिखाई देगी, तेजी से, क्यों? पहाड़ियां भी दिखाई देंगी, तीव्र ढाल है। यहीं ही हीराकुंड बांध बनाया गया है और फिर यह नदी दक्षिण की ओर यहां के उच्चावच के कारण इस नदी का जो बहाव है वह दक्षिण की तरफ होता है और यह संबलपुर नामक स्थान से होती हुई गुजरती हुई यह पूरब की तरफ बहती हुई जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसी नदी के किनारे कटक है और यहीं ही आपको तट पर पारादीप भी दिखाई देगा, जो कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और उड़ीसा का भी बंदरगाह है। ठीक है ना। फिर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस नदी के मुहाने पर जो डेल्टा का निर्माण हो रहा है, यहीं ही इसके उत्तरी भाग में एक शाखा में आप देखेंगे गिहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य का विस्तार आपको दिखाई देगा। गिहिर माथा इस नदी के अपवाह क्षेत्र में और उड़ीसा के उत्तर में या कहें उत्तर पूर्व में आपको दिखाई देगा गड़जात पहाड़ियां। गड़जात पहाड़ियां ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा, ये लिखा हुआ है गड़जात पहाड़ियां। इसी गड़जात पहाड़ियों पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति आप लोगों को दिखाई देगी। तो यह दाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आइए बाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदियां को अगर हम लोग देखें तो सबसे प्रमुख इसकी सहायक नदी है तेल नदी। यह तेल नदी उड़ीसा राज्य से ही उद्गमित होती है और यह संबलपुर के पास अपना जल इसमें विसर्जित कर देती है महानदी में। यह नदी जब अपने उद्गम क्षेत्र से महानदी की तरफ चलती है तो इसी नदी पर या कहे यह नदी सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान से अपवहित होती हुई जाती है, जो कि उड़ीसा राज्य में ही है। यानी उड़ीसा राज्य के सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व जो है यह किस नदी के अपवाह क्षेत्र में पड़ता है? तेल नदी के, और यह अपना जल महानदी में विसर्जित कर देती है। अगली नदी अगर हम लोग बात करें तो ओंग नदी। ओंग नदी भी अपना जल उड़ीसा राज्य से उद्गमित होने के बाद उड़ीसा राज्य में ही महानदी पर यह विसर्जित कर देती है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो यह अगर हम लोग नदी की बात करें तो यह हमारी महानदी नदी, जिसको हम लोगों ने एक राज्य के मैप पर भी देखा। किस पर देखा? राज्य के मैप पर भी हम लोगों ने इसको देखा। आई होप यहां तक की सभी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शिवनाथ की हम लोगों ने बात करी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है यह पानाबरस पहाड़ी से निकलती है और उत्तर पूर्व की तरफ अपवहित होती हुई चली जाती है। यह नदी दुर्ग जिले के निवासियों और उद्योगों को एक सहायता प्रदान करती है, उनके लिए जीवन रेखा का काम करती है। ऐसे ही जब हम लोगों ने हसदेव नदी को देखा तो हसदेव नदी मैंने बताया छत्तीसगढ़ राज्य से ही निकलती है और यह नदी बिलासपुर और कोरबा जिले से होते हुए छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बहती है और अपना जल महानदी में क्या कर देती है? विसर्जित। अब अगर हम लोग बात करें मांद नदी की तो यह नदी अगर हम लोग देखेंगे तो यह भी छत्तीसगढ़ से ही उद्गमित होती है। हीराकुंड बांध तक पहुंचने से पहले चंद्रपुर में यह नदी अपना जल महानदी में विसर्जित कर देती है, छत्तीसगढ़ राज्य में ही। मांद नदी बांध छत्तीसगढ़ के राय जिले में बनाया गया है, यानी कि इस पर भी एक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। अब हम लोग बात करें इब नदी। इस नदी का उद्गम मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, लेकिन यह अपना जल उड़ीसा राज्य में जाके महानदी में विसर्जित करती है, अर्थात यह महानदी की सहायक नदी के रूप में है। इब नदी घाटी सबसे समृद्ध कोयले के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ राज्य में
और उड़ीसा राज्य में भी कोयले का यहां पर भंडार पाया जाता है। फिर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ओंग नदी, तो ओंग नदी महानदी की दाहिने ओर से, राइट हैंड साइड से, अभी मैंने बताया ना राइट हैंड साइड से यह सहायक नदी है। कहां से? राइट हैंड साइड से। ऐसे अगर हम लोग तेल नदी की बात करें तो मैंने बताया नवरंगपुर जिले से, उड़ीसा के नवरंगपुर जिले से यह उद्गमित होती है और यह सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान से अपवहित होती हुई जाती है। उड़ीसा का कालाहांडी, बालांगीर और सोनपुर जिले से अपवहित होते हुए यह नदी अपना जल महानदी में विसर्जित करती है। उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी यह नदी है। कौन सी? तेल नदी। क्लियर है? किसके बाद? महानदी के बाद उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी। आइए नेक्स्ट नदी पर बात करते हैं। नेक्स्ट नदी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यह नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अब बात आती है गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी से संबंधित हम लोग बात करते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह डेल्टा क्षेत्र में नौगम्य रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्रोत है यह महाराष्ट्र जिले के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर अवस्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। कहां से? त्र्यंबकेश्वर से। और यह त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होने के बाद यह पूरब की तरफ चलती है। यही ही महाराष्ट्र में इसमें एक आपको बांध परियोजना दिखाई देगी जिसका नाम है जायकवाड़ी बांध परियोजना। इसी के किनारे नासिक, पैठन, नांदेड़ जिले आप लोगों को दिखाई देंगे। फिर इसी नदी पर आप लोगों को निजाम सागर बांध परियोजना भी दिखाई देगी। भद्राचलम और बसर जैसे नगर इसी नदी पर अपवहित आपको दिखाई देंगे और फिर यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करेगी। इस नदी की सबसे प्रमुख दाईं ओर से अगर हम लोग नदी की बात करें तो सबसे प्रमुख सहायक नदी मंजरा नदी है और इसी मंजरा नदी पर पोंचम पाद या श्री राम बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। अब इस नदी को हम लोग आइए राज्य स्तर पर मैप में देखते हैं कि यह कैसे अपवहित होती है। अब देखिए यह है, यह नदी आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया महानदी को ही। यह नदी त्र्यंबकेश्वर से निकली, पूरब की तरफ अपवहित होते हुए चली, नासिक, पैठन, नांदेड़ जैसे नगर इस पर हम लोगों को दिखाई दिए और फिर यह महाराष्ट्र में अपवहित होने के बाद तेलंगाना में हम लोग को दिखाई देती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा में उत्तर की तरफ अपवहित होते हुए जाती है और फिर यह पूरब की ओर तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है। यहीं पर ही इसमें निजाम सागर बांध परियोजना बनाया गया है निजामाबाद में। फिर यहीं ही अगर हम लोग देखें पूरब की तरफ यह अपवहित होते हुए यह छत्तीसगढ़ राज्य, तेलंगाना राज्य और साथ ही साथ फिर से अगर हम कहें तो तेलंगाना में प्रवेश करके आंध्र प्रदेश से होते हुए यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस नदी के मुहाने पर ही कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहीं ही कोरमगा आर्द्र भूमि भी हम लोगों को दिखाई देती है। इस नदी के मुहाने पर ही राजमुंदरी नगर अवस्थित है। राजमुंदरी भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में ही अवस्थित है जो कि गोदावरी नदी के मुहाने पर हम लोगों को दिखाई देता है। अब अगर हम इस नदी के बाईं ओर से सहायक नदियों को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहां 3 नदियां दिखाई देंगी, ऊपरी वेनगंगा, पेच गंगा और कान्हन नदी। यह तीनों एक संयुक्त धारा होकर बहती हैं। फिर इसमें महत्वपूर्ण वर्धा नदी और वर्धा की सहायक नदी पेनगंगा नदी भी आगे चलकर अपना जल विसर्जित कर देती है और यह नदियां अपना जल गोदावरी नदी में विसर्जित कर देती हैं। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। फिर हम मंजरा नदी को यहां से देख रहे हैं, यह भी महाराष्ट्र से उद्गमित होती है और यह महाराष्ट्र से उद्गमित होने के बाद कर्नाटक के कुछ क्षेत्र से होकर तेलंगाना में प्रवेश करती है और इसी नदी पर हम लोगों को निजाम सागर बांध परियोजना दिखाई देती है और मंजरा नदी पर श्री राम बांध परियोजना हम लोगों को तेलंगाना में दिखाई देती है। जहां यह नदी अपना जल विसर्जित करती है वहीं ही निजामाबाद है और वहीं ही यह बांध परियोजना बनी हुई है। महाराष्ट्र से यह नदी जब तेलंगाना में प्रवेश करती है तो वह जगह है बसर नगर। कौन सा? बसर नगर। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। जैसा कि मैंने बताया कि मंजरा नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कहां से? दाहिने ओर से। दाहिने ओर से अहमदनगर के पास बालाघाट पर्वतमाला से यह उत्पन्न होती है या कहा जाए इसका उद्गम होता है। मंजरा नदी महाराष्ट्र के लातूर जिले, कर्नाटक के बीदर जिले से होते हुए और फिर आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में प्रवेश करती है।
मेडक जिले में नारायणखेड़, जहीराबाद, सांगारेड्डी, नरसापुर तालुकों से होकर लगभग 96 किलोमीटर की दूरी अपवहित करती है और निजामाबाद के पास बसारा में गोदावरी नदी में यह अपना जल विसर्जित कर देती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो यह हम लोगों ने जो बात की यह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी। पहले इसे आसान से मैप में हम लोगों ने देखा और फिर उसके बाद राज्य स्तर पर इस नदी को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से, पहले ऐसे देखा और फिर ऐसे। क्यों यह दो मैप बनाकर इतनी मेहनत की गई है? ताकि पहले मैप के माध्यम से आप सरलता से नदी के उद्गम बहाव को समझ सकें, दूसरे मैप के माध्यम से आप प्रत्येक नदी जिस पर चर्चा की जा रही है उसको राज्य स्तर पर भी देखते हुए चलें कि कहां कहां कैसे कैसे मुड़ते हुए कहां कहां प्रवेश कर रही है। आई होप यह आपको समझ में आ रहा होगा और यह आपके बहुत काम आएगा। बांध परियोजनाएं, प्रमुख नगर, कहां से उद्गम, कहां पर गिर रही है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य किन से होती हुई गुजर रही है, सब प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में पूछे गए। आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट यह नदी जो आप देख रहे हो यह है नदी कृष्णा नदी। जी हां, कृष्णा नदी। जब हम कृष्णा नदी की बात करते हैं तो इस नदी को अगर आप लोग देखोगे तो इस नदी का उद्गम आप लोगों को दिखाई देगा कहां? इस नदी का उद्गम आप लोगों को दिखाई देगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में ही अवस्थित महाबलेश्वर। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूरब की ओर अपवहित या बंगाल की खाड़ी की ओर अपवहित होने वाली नदी है। उससे पहले गोदावरी है, पहले नंबर पर मैंने आपको बताया। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के सतारा जिले के उत्तर में अवस्थित एक गांव है जोर गांव, वहीं ही महाबलेश्वर पहाड़ी अवस्थित है, वहीं से ही इस नदी का उद्गम होता है और यह पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के आकर अपने आंध्र प्रदेश के तट में आके अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह उत्तर में, यह नदी बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो इस नदी बेसिन का सीमा है, उत्तर में बालाघाट पर्वत श्रेणी, दक्षिण और पूरब में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ इस नदी का बेसिन क्षेत्र हम लोगों को दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है इसका अधिकांश भाग कृषिगत भूमि के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। इस नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 76% भाग पर वृहद स्तर पर कृषि की जाती है। कृषि इसी नदी पर अगर आप देखेंगे अलमट्टी बांध, श्री शेषलम बांध, श्री साई सलम बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, प्रकाशम बैराज जैसे इस पर आपको अवस्थित दिखाई देंगे बांध परियोजनाएं और बैराज। आइए अब इस नदी को हम लोग राज्य के स्तर के मैप के आधार पर देखना शुरू करते हैं। राज्य के स्तर पर तो यह देखिए, यह वह क्षेत्र जहां पर यह उद्गमित हो रही है महाबलेश्वर से उत्तर में बालाघाट पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही होगी, पूरब में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ कृष्णा नदी बेसिन का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। यह नदी महाबलेश्वर के पास से सतारा जिले, महाराष्ट्र के सतारा जिले है ना, में जोर गांव में ही महाबलेश्वर पहाड़ है, पर्वत है, गए भी होंगे, शिव जी का एक बहुत बढ़िया मंदिर है यहां पर। तो यहां से अपवहित होती हुई यह आती है यह नदी, फिर उसके बाद यह महाराष्ट्र से अपवहित होने के बाद कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो उसकी और महाराष्ट्र की सीमा के साथ बहती हुई यह कर्नाटक राज्य में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद दियोसोर के बाद यह तेलंगाना राज्य के दक्षिणी सीमा से अपवहित होते हुए और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से अपवहित होते हुए उत्तर या कहें दक्षिण उत्तर पूरब की ओर अपवहित होते हुए और फिर आकर आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल विसर्जित कर रही है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदी के रूप में भीमा नदी, सीना नदी आपको दिखाई देगी, लेकिन तेलंगाना राज्य से ही उद्गमित होने वाली एक नदी है जिसका नाम है मूसी। तो मूसी नदी अपना जल कृष्णा नदी में ही विसर्जित करती है और मूसी नदी के ही किनारे एक बहुत ही फेमस नगर है जिसका नाम है हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। आई होप यह क्लियर होगा आप लोगों को। अब आप लोग देखेंगे कि इसी नदी पर आपको प्रमुख नगरों के रूप में मांगवती, बेलगांव, दियोसोर, रायचूर,
हैदराबाद, कुर्नूल, विजयवाड़ा और दिवी सीमा में यह अपना जल विसर्जित करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसी नदी पर, कृष्णा नदी पर ही आपको श्री साई सलम बांध दिखाई देगा। कृष्णा नदी पर ही, जहां मूसी नदी अपना जल विसर्जित करती है, उसके आगे आपको दिखाई देगा नागार्जुन सागर बांध परियोजना, आंध्र प्रदेश में दिखाई देगी। हालांकि दोनों की सीमा पर बनी हुई है ये। फिर आप देखेंगे दाईं ओर से इसकी प्रमुख नदियों के रूप में घटप्रभा, मालप्रभा, फिर एक चंद्र और भागा दो नदियां हैं। इन दोनों की नदियों की संयुक्त धारा ही चंद्रभागा नदी कहलाती है, जो कि अपना जल कृष्णा नदी में विसर्जित करती है। कहां? कृष्णा नदी में। जैसा कि मैंने मूसी नदी के बारे में आपको बताया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद है इस पर अवस्थित। प्रश्न यहां से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यह कृष्णा नदी के बारे में हम लोगों ने राज्य के अंतर्गत पढ़ा। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने जैसा कि बताया कि हुसैन सागर झील इसी मूसी नदी की एक सहायक नदी है, उस पर बनाया गया है, उसी पर बनाया गया है। हैदराबाद में पानी का स्रोत वही ही हुसैन सागर है, अगर आप अपने एटलस से देख रहे होंगे तो। इतना ही नहीं, चंद्रभागा से पहले एक और नदी आप देखेंगे तो कोयना नदी आपको दिखाई देगी। कोयना नदी, कोयना नदी पर कोयना डैम भी अवस्थित है। कोयना नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर के पास से निकलती है और कृष्णा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। महाराष्ट्र की अधिकांश नदियां जो पूर्व पश्चिम दिशा में बहती हैं, उसके विपरीत कोयना नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हुई आपको दिखाई दे रही होगी आपके एटलस में। कोयना नदी पर ही कोयना बांध है और इसी पर ही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का भी अवस्थित किया गया है। यहीं ही एक शिव सागर झील का निर्माण किया गया है 50 किलोमीटर की लंबाई में। कोयना नदी पर ऐसे करते हुए आपको दिखाई देगी, ऐसे करते हुए एक कोयना नदी महाराष्ट्र में ही अपवहित होते हुए आपको दिखाई देगी। महाराष्ट्र में ऐसे करके अपवहित होते हुए यहां बांध बनाया गया है। समझ में आया आप लोगों को? तो यह हमारी कृष्णा नदी है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी के रूप में इसको जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर आइए बात करते हैं। कावेरी नदी आपको दिखाई देगी पश्चिमी घाट में। कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है कुर्ग। कुर्ग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक ताल कावेरी क्षेत्र है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी दक्षिण पूरब की ओर अपवहित होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में अमरावती नदी प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी पर ही मैटूर बांध परियोजना है। इसी नदी पर ही स्टैनले रिजर्वायर बनाया गया है। स्टैनले, याद रखिएगा, कावेरी नदी पर। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम लोग प्रमुख नगर की बात करें तो इसी नदी पर ही, कावेरी नदी पर, श्रीरंगपट्टनम, त्रिचुरापल्ली और तंजौर जैसे नगर अवस्थित आपको दिखाई देंगे। अब इसे अगर हम लोग राज्य स्तरीय मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से हमें चीजें दिखाई देंगी। यह देखिए, पश्चिमी घाट में अवस्थित कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकली, दक्षिण पूरब की ओर अपवहित होते हुए चली। कर्नाटक के बाद यह तमिलनाडु के सीमा पर लगभग 50 किलोमीटर तक यह सीमा बनाते हुए अपवहित होते हुए जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और फिर यह पूरब की ओर जाकर अपना जल विसर्जित करती है। इसी पर ही तंजौर और त्रिचुरापल्ली नदी है। फिर यहीं देखेंगे केरल से एक नदी निकलती है अमरावती, यह भी अपना जल तमिलनाडु में जाके कावेरी नदी में ही विसर्जित कर देती है। यह कावेरी नदी है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, कावेरी नदी पर बात कर रहे हैं। और इसी नदी पर स्टैनले रिजर्वायर है और इसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है मैटूर बांध परियोजना। मैटूर बांध परियोजना। ऐसे ही बाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदी के रूप में हेमावती नदी है जिस पे हेमावती बांध का निर्माण किया गया है। हेमावती बांध का निर्माण किया गया है। आई होप यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं, इनका अपवाह क्षेत्र है, कहां से निकली, किन शहरों से होकर गुजरी, कौन कौन सी बांध परियोजना इन पर अवस्थित है, इनकी सहायक नदी पर कौन सी बांध परियोजना अवस्थित है, इन सब चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की। क्योंकि राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आप लोगों से मैच कराने के लिए ऐसे ही आएगा। तो आज हमने जो बात करी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत उन नदियों पर हम लोगों ने चर्चा की
जो कि बंगाल की खाड़ी में या पूरब की ओर अपवहित होते हुए अपना जल विसर्जित करती हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों को चीजें परीक्षा उपयोगी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के भाग 2 में, जहां हम लोग पश्चिम की ओर अपवहित होने वाली नदियों पर चर्चा करेंगे, जैसे नर्मदा, तापी, ठीक है ना, इन सब नदियों पर हम लोगों की चर्चा होगी। माही नदी, साबरमती नदी, ठीक है ना, लूनी नदी, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आईएएस ज्योग्राफी बाबा ऐप पर जाकर फ्री में इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अच्छे से देखिए और मैप देख देख के बनाइए और फिर जो भी मैटर आपके पास हो उसको पढ़िए, बढ़िया से काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।